बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो नावल है उससे रिलेटेड है, जो जेन ऑस्टन ने उसको लिखा है। यानी जेन ऑस्टन का जो नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उसकी यानी इस नावल की हम क्रिटिकल एनालिसिस या थीम एनालिसिस या उसकी जो है यानी मुख्तलिफ एंगल से उसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और उसकी तमाम परसेप्शन और उसके तमाम जो है यानी लिटिल बिट्स यानी यूनिट्स को या हिंट्स को या वो सारी चीज़ें जो इस नावल के अंदर जो है डिस्कस हो चुकी है वो कोशिश करते हैं कि उसमें सारी के सारी चीज़ें आप लोग के सामने रख सकें और आप लोग की परसेप्शन और लर्निंग में जो है एडवांसमेंट का सबब बने यही लेक्चर। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही परसेप्शन बेस पे तैयार किया गया है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो टॉपिक पर जाने से पहले कुछ टाइटल्स है इसके नोट कर लें। नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, यानी इंट्रोडक्शन में उसके जो है यानी उसी इस नावल के बारे में आप लोग को बताया जाएगा कि किस किस्म का नावल है। दूसरी यानी इसका जो मेन टाइटल है दूसरे नंबर पे वो है यानी दूसरे नंबर का दी ओपनिंग लाइन ऑफ द नावल इंट्रोड्यूसेस द थीम एज अ मैरिज, यानी इसकी एक ओपनिंग लाइन ऑफ नावल भी है जिससे जो है बहुत ही मशहूर है, वो आप लोग के सामने रखेंगे। और अक्सर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये जो है यानी जो कोटेशन है ये जो लाइंस है ये आ जाती है, यानी जो इसी नावल की है। थर्ड नंबर पे इस नावल का जो थीम बनता है लॉ एंड मैरिज, वो भी आप लोग के सामने पेश करेंगे। और फोर्थ नंबर पे जो है यानी इसके अलावा ये तो थर्ड नंबर वाला था और फोर्थ नंबर पे यानी एक अलहदा उसका जो है सोशल कन्वेंशन एंड एक्सपेक्टेशन और वो पेश करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे सेटायर एंड आयरनी यानी फिगर ऑफ स्पीच इसमें पेश करेंगे। और सिक्स्थ और सेवन नंबर पे यानी अलहदा एक टॉपिक मैंने तैयार किया द रोल ऑफ वेमेन, यानी इस मुआशरे में औरतों का क्या जो रोल है और इस तरह इस नावल के अंदर करेक्टर की कैसे डेवलपमेंट हो जाती है। पहले इमेच्योर डिसीजन करते हैं और फिर मैच्योरिटी की तरफ आते हैं और ये तो 7 नंबर वाला था। 8 नंबर पे जो है हम आप लोग को क्लास एंड सोशल मोबिलिटी के बारे में बताएंगे। 9 नंबर पे द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन के बारे में बताएंगे और एक प्रोवर्ब भी साथ साथ उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। 10 नंबर पे फैमिली डायनामिक्स एंड रिलेशनशिप जो इसी नावल में बेसिकली दिखाया गया है। और 11 नंबर पे द परसूट ऑफ हैप्पीनेस के कैसे एक हैप्पीनेस का पीछा किया जाता है। और इसी तरह यानी 12th नंबर पे हम आप लोग को कंक्लूजन देंगे, यानी इसी नावल की या इसी लेक्चर का एज ए होल लेक्चर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यानी फर्स्ट टाइटल की जानिब जाते हैं। फर्स्ट टाइटल में जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस जो नावल है जेन ऑस्टन का, यानी द टाइटल इटसेल्फ capture the central themes of the novel, highlighting the barrier that pride and prejudice create in relation and societal interaction। यानी बेसिकली उसके टाइटल की सिग्निफिकेंस अगर आप लोग देखें यानी वो खुद भी यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस जो एक मतलब है एक थीम, यानी उनके कई थीमों में से एक थीम प्राइड एंड प्रेजुडिस भी है, यानी गरूर और तअस्सुब भी है, जो इसके क्या कर लेता है इसी नावल के यानी इसी नावल में बेसिकली उन तमाम ऑब्स्टिकल या बैरियर को हाईलाइट करता है जो गरूर और तकब्बुर की वजह से यानी क्या होते हैं, यानी ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और सोसाइटल इंटरेक्शन पे क्या उसके असरात बनते हैं। और ये नावल जो है यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस का ये जेन ऑस्टन की यानी 19th सेंचुरी नावल है और इसकी पब्लिकेशन 1813 में हो चुकी थी। और ये किस यानी कंट्री में उसकी सेटिंग हुई थी, इंग्लैंड और 19th सेंचुरी सोसाइटी में, विच वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन द वेस्टर्न यूरोप। उसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन यानी एज भी कहा जाता है। तो ट्रांजिशन पे यानी पीरियड या एज जो है अक्सर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में सुनते हैं, तो इस पे भी अलहदा एक लेक्चर भी करेंगे, लेकिन आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1760 से लेकर 1798 तक जो पीरियड था ये ट्रांजिशन पीरियड था
और क्लासिकल और जो यानी क्लासिकल या जिसको अगस्टन एज भी कहते हैं, अगस्टन एज और रोमांटिक एज के दरमियानी जो यानी एरिया था, इसको जो है इंग्लिश लिटरेचर में हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं या ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं। तो बेसिकली ये सी एज में इसको लिखा गया था। और ऑस्टन नावल आर डोमेस्टिक फिक्शन, ये ऑस्टन का जो यही नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बेसिकली डोमेस्टिक यानी एक फिक्शन तो है, लेकिन फिक्शन में भी घरेलू फिक्शन है। और क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है उनके डेली लाइफ के लिए गए हैं। और कौन से पीरियड के लिए गए? रेजेंसी पीरियड के। रेजेंसी पीरियड से मुराद ये है कि उस पीरियड को कहा जाता है जिसमें किसी बादशाह का नॉमिनेटेड बंदा या बादशाह का कोई नुमाइंदा यानी उस जिसको रेजेंट कहा जाता है या एजेंट कहा जाता है और वो हुक्मरानी करे, तो उसको रेजेंसी पीरियड कहा जाता है। तो इस एज को भी रेजेंसी पीरियड कहा, जिसमें लॉयल फैमिली का या बादशाहत वाले का कोई जो है नुमाइंदा यानी रेजेंट जो है वो हुक्मरानी करता है, जिसको आप लोग बराए नाम या इंचार्ज या इस किस्म का जो है किंग भी कर सकते हैं। इसी नावल के अंदर दी बीनट्स यानी ये नावल जो है बीनट्स के अराउंड घूमता रहता है। यानी एक बीनट्स फैमिली है और ये कौन सी फैमिली है? यानी एक एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास में भी अपर मिडिल क्लास फैमिली है, मच लाइक दी अदर ओन्स बैकग्राउंड। और ये बिल्कुल जेन ऑस्टन के अपने बैकग्राउंड के साथ रिलेटेड है। इसी वजह से वो इस नावल में इस बीनट फैमिली का सहारा लेके अपनी स्टोरी ही भी इन अदर वर्ड्स सुनाने की कोशिश करती है। तो ये तो इंट्रोडक्शन के अंदर कई सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोग के सामने रख ली। आप जो है यानी उसके सेकंड स्लाइड की जानिब जाते हैं कि सेकंड स्लाइड में उसने यानी क्या चीज़ इस नावल का है। दी ओपनिंग लाइन ऑफ दी नावल इंट्रोड्यूसेस द थीम एज अ मैरिज, यानी इस नावल को एक यानी मतलब एक ऐसी कोटेशन के साथ शुरू किया गया है जो आपके यानी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आता है। और वो क्या है, वो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इट इज़ अ ट्रूथ universally acknowledge that a single man in a position of good fortune must be in want of wife, यानी ये हकीकत है। वो कहता है ये सच है, जेन ऑस्टन कहती है, और पूरे दुनिया में ये तस्लीम शुदा है, एक्नॉलेज है कि एक सिंगल आदमी जिसके पास अच्छा किस्मत हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा स्टेटस हो, तो वो लाजमी अपनी वाइफ की जो है यानी तलाश में रहता है। तो इससे मुराद ये है कि इंट्रोड्यूसन अ मैरिज एज अ थीम ऑफ नावल, यानी यही इनिशियल लाइन जो है हमें इस नावल की एक मेजर थीम की अक्कासी करती है, जिसको हम मैरिज कह सकते हैं। और लॉ और मैरिज जो है इसका जो है बेसिक थीमों में से एक थीम भी है। इसी तरह वाइल मिस्टर बेनेट as an income from a landed aristocracy is sufficient for comfortable life, he still has 5 daughters who would need dowry for their marriage, money that he doesn't have. Herein too lies the crux of Miss Bennet desire to marry off her daughter to wealthy suitor। यानी इसी वजह से इसी नावल में जो बेनेट फैमिली है यानी बिनेट फैमिली है वो क्या दिखाती है, अपने बच्चियां हैं जो 5 डाटर्स है उससे, और वो चाहती है कि उनकी बच्ची जो है अमीर कबीरों के साथ, सूटर्स के साथ या दरख्वास्त गुजारों के साथ जो वेल्दी हो, अमीर कबीर हो, उनके साथ उनकी शादी हो जाए। तो इसी वजह से ये मैरिज जो है इस नावल का इसी यानी कोटेशन की बिना पे एक मेन थीम्स में से यानी एक रिफ्लेक्शन भी दे रहा था। इसके अलावा थर्ड नंबर पे लॉ एंड मैरिज भी इस नावल के अंदर दिखाया गया। कैसे? दिस टाइटल सजेस्ट यानी लॉ और मैरिज वाला जो टाइटल है, दिस टाइटल सजेस्ट द सेंट्रल फोकस ऑफ द स्टोरी द एक्सप्लोरेशन ऑफ लॉ एंड मैरिज इन द रेजेंसी एरिया सोसाइटी। रेजेंसी एरिया से के बारे में मैंने बता दिया कि किसी बादशाह का जो नॉमिनेटेड बंदा होता है और उसी बादशाह के यानी मतलब है उसी एरिया की हुक्मरानी उसे सौंपी होती है फॉर द टाइम बिंग या टेम्पररी पीरियड के लिए, तो उसको रेजेंट या एजेंट भी कहा जाता है। और ये इसको रेजेंसी पीरियड इन इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर कहते हैं। इट इनवाइट्स रीडर टू डेवलप इनटू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड द परसूट ऑफ ट्रू लव। तो ये लॉ और मैरिज का टॉपिक तो इसमें दिखाया गया है, जो मतलब है इनके इन 5 डाटर के जरिए और डार्सी और इन लोगों के करेक्टर से हमें वाज़ेह समरी आप लोग ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उससे देख भी सकते हैं। लेकिन इसी लॉ और मैरिज के जरिए हमें यानी सोसाइटी के तमाम एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया जाता है कि सोसाइटी कैसे अपने अकदार के जरिए यानी करेक्टर से या लोगों से डिमांड रखती है, और इस तरह रोमांटिक रिलेशन में क्या क्या जो है यानी चीज़ें या क्या क्या ऑब्स्टिकल और क्या क्या चीज़ें आती हैं, और एक हकीकत में किसी के साथ लव करने का कि जब आप परसूट करते हैं उस चीज़ का तवक्कुफ करते हैं तो क्या क्या जो है मुश्किलात आप लोग को उठाने पड़ते हैं। तो लॉ एंड मैरिज जो है बेसिकली उसका जो है इम्पॉर्टेंट थीम्स में से एक थीम भी है। यानी ये तो यानी थर्ड नंबर पे था। अब
जो है नेक्स्ट यानी पॉइंट की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे, वो क्या है 4th नंबर पे सोशल कन्वेंशन एंड एक्सपेक्टेशन। यानी समाज के कुछ रिवाजात है, कन्वेंशन है एंड एक्सपेक्टेशन और तवक्कात है। इस टाइटल से यानी ये टाइटल जो है इसी नावल में रिफ्लेक्ट करता है द एग्जामिनेशन ऑफ रिजिड सोशल नॉर्म एंड एक्सपेक्टेशन प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। यानी उस दौर में या मुसन्निफा के दौर में जितने भी यानी मतलब है समाज के रिवाजात थे, नॉर्म्स थे, वैल्यूज अकदार थे और जितने भी जो है तवक्कात लोग रखते थे, यानी ये उसकी अक्कासी करता है सोशल कन्वेंशन एंड एक्सपेक्टेशन। इट हाईलाइट्स द प्रेशर फेस्ड बाय द कैरेक्टर टू कन्फर्म टू द सोशल कन्वेंशन विच ऑफन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन एंड कन्फ्लिक्ट। यानी बेसिकली ये नावल जो है इन तमाम यानी जो ये सोशल यानी कन्वेंशन है या समाज की जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन है उन तमाम को ये शो करता है, और जो भी करेक्टर उसको जो है फॉलो नहीं करता था या उसकी जो है मुताबिकत नहीं ले जाता था तो वो अक्सर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में गलतफहमी का शिकार हो जाता है या मिसकम्युनिकेशन की तरफ चले जाता था और उसके साथ कन्फ्लिक्ट जो है मुआशरे की बन जाती थी। तो बेसिकली सोशल कन्वेंशन और एक्सपेक्टेशन भी इस नावल से जो है एक झलक हमें मिलती है कि कैसे करेक्टर को उसके साथ कन्फर्म होके चलना पड़ता था, एडाप्टेबिलिटी उसको इख्तियार करनी पड़ती थी। अगर वो एडाप्टेबिलिटी ना इख्तियार करे तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन एंड कन्फ्लिक्ट जो है वो फिर पैदा हो जाता था। इसके अलावा इसी नावल के अंदर फिगर ऑफ स्पीच में सेटायर एंड आयरनी भी इस्तेमाल होती है। सेटायर और आयरनी दोनों जो है लिटरेरी वेपन है। सेटायर आप लोग को पता है कि उसमें फॉलीज और इवज या सीन्स ऑफ सोसाइटी को टारगेट किया जाता है और उसमें मकसद मुसन्निफ का क्या होता है ताकि वो क्या कर सके, टू रिफॉर्म दी सोसाइटी, ताकि मुआशरे की इस्लाह कर सके। और आयरनी में यानी ये क्या होता है, यानी एक तंज के तौर पे, और वो किस अंदाज में कि वो यानी रियलिटी और अपेयरेंस में यानी ज़ाहिर में और हकीकत में जो जिस चीज़ के अंदर जो डिफरेंस और जो है यानी डिफ्रेंसिएशन बयान करनी हो तो इस चीज़ को आयरनिकल वेपन या आयरनी एक लिटरेरी वेपन के तौर पे यूज़ करके उसको जो है उजागर किया जाता है। तो बेसिकली इसमें ये फिगर ऑफ स्पीच इन प्राइड एंड प्रेजुडिस के जो नावल में एम्प्लॉइज इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को, सेटायर एंड आयरनी टू क्रिटिक कि वो एनालिसिस करे द सोशल क्लास सिस्टम। इसमें जितना भी समाज में क्लास बेस्ड सोसाइटी का जो सिस्टम है, मैरिज प्रैक्टिसेस एंड सोसाइटल वैल्यूज जितने भी समाज की अकदारें हैं, दिस टाइटल से मुराद सेटायर एंड आयरनी वाला एम्फेसाइजेस दिस इन नावल यूज ऑफ विट, और इसके ज़रिए मुसन्निफ अपनी विट यानी अक्लमंदी वाली, सरकाज़म यानी तंज व मजाक भी करता है, यानी ह्यूमर और मजाक भी करता है, टू एक्सपोज द फ्लाज एंड हाइपोक्रेसीज ऑफ द करेक्टर एंड सोसाइटी एज ए होल। और इसके ज़रिए उन तमाम जो सोसाइटी के अंदर फ्लास पाए जाते हैं, नकाइस पाए जाते हैं, या करेक्टर के अंदर फ्लास या नकाइस पाए जाते हैं, या उन सोसाइटी के अंदर उसकी मुनाफकत को या उसकी हाइपोक्रेसी को या उन करेक्टर के जो इन इस नावल में इसके ज़रिए सेटायर और आईने के ज़रिए वो हमें बताने की कोशिश करते हैं और मुआशरे के उन इवज़ को ख़त्म करने के लिए वो रिफॉर्मेशन का सहारा भी लेता है, यानी ये जेन ऑस्टन यानी ये मुसन्निफ था। तो ये तो यानी 5th नंबर पे था। अब 6th नंबर पे अलहदा एक चीज़ है द रोल ऑफ वेमेन। इन उस ज़माने में औरत पे काफ़ी सारी पाबंदी थी। औरत का कौन सा किरदार था, दिस टाइटल से मुराद यही टॉपिक होता है जो मैंने बनाया होता है। दिस टाइटल ड्रॉज अटेंशन द पोर्ट्रायल एंड लिमिटेशन प्लेस अपॉन द वेमेन इन द रेजेंसी एरिया। इन इस पीरियड जिसको रेजेंसी एरिया कहते हैं जिसमें नावल लिखा गया, इसमें औरत को बड़ा महदूद रोल दिया गया। प्राइड एंड प्रेजुडिस एक्सप्लोर द चैलेंजेस फेस्ड बाय वेमेन इन टर्म ऑफ सोशल स्टेटस। यानी सोशल स्टेटस जो था यानी जो यानी समाजी लेवल या जिसको ओहदा भी कहते हैं या दौलत भी कहते हैं, ये बहुत बड़ा रोल करता था यानी उस ज़माने में। और इसी वजह से मैरिज को जो है यानी वो यही मुसन्निफा जो है जेन ऑस्टन जो है ये बेसिकली मैरिज को यानी उस ज़माने में यानी इकोनॉमिकल या जिसको सोशल अरेंजमेंट या इकोनॉमिकल अरेंजमेंट या फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी कहती है, न कि वो उसको इमोशन का कोई जो है रिजल्ट मानती है कि ट्रू लव के पीछे जो है आप शादी कर लें और आपको जो है फिर यानी खुशी मिल जाए। इसी वजह से वो कहती हैं कि ये मैरिजेस जो होते हैं वो कहती हैं कि ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि औरत जो थी यानी बिल्कुल बेयार व मददगार थी, हेल्पलेस कंडीशन में थी, या और उसकी एजुकेशन पे भी उन्हें एतराज़ था और इनकी परसूट ऑफ
पर्सनल हैप्पीनेस और उसके ज़ाती यानी खुशियों के जो परसूट किया जाता था, शेडिंग लाइट ऑन दी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन देयर लाइव्स, और इस तरह उनके ज़िंदगियों पे यही पाबंदियाँ डाली गई थी। यानी ये रोल ऑफ वेमेन इस नावल के अंदर अब बहुत ही अंदाज से, और इसी वजह से इसमें आप लोग फेमिनिस्टिक थ्योरी को भी अप्लाई कर सकते हैं फेमिनिज्म के थ्रू, जो फेमिनिस्टिक क्रिटिकल थ्योरी है। यानी ऑलरेडी आप लोग उसको जो है हमसे 1-2 दफ़ा अपलोडेड लेक्चर में सुन भी चुके हैं। इसी तरह 7 नंबर पे करेक्टर डेवलपमेंट। इस नावल के अंदर करेक्टर पहले इमेच्योरिटी शो करते हैं और फिर जो है मेच्योर हो जाते हैं। उनको बाद में सेल्फ यानी रियलाइजेशन हो जाती है कि मैंने ये गलती की है, या प्राइड की वजह से, या प्रेजुडिस की वजह से, या तासुब की वजह से, या गरूर की वजह से। यानी द नावल ऑफर अ रिच कास्ट ऑफ करेक्टर ईच विद देयर ओन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यानी हर करेक्टर की स्ट्रेंथ भी होते हैं, यानी उसकी मजबूत पार्ट्स भी होते हैं, और वीकनेसेस भी होते हैं, उसके जो है यानी कमज़ोर पहलू भी होते हैं। दिस टाइटल अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्टर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू आउट द स्टोरी एज इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। यहाँ पे वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, ओवरकम देयर प्रेजुडिस और उस पे इन तासुब पे जो है वो गिरफ्त हासिल कर लेते हैं, कंट्रोल एंड इवॉल्व इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देम सेल्फ एंड अदर। और इसी तरह वो दूसरे को भी समझ जाते हैं जब वो अपने आप को समझ जाते हैं और अपने आप को भी समझ जाते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर करेक्टर ये नहीं है कि कोई फिक्स है डायनामिक पोजीशन में, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशन या मुंतकिली के पोजीशन में कि वो एक चीज़ जो है सीख जाती है और फिर जो है आगे यानी एक गलती को दोबारा दोहराते नहीं है, बल्कि उस गलती का क्या कर लेते हैं, उस गलती को दोबारा जो है दोहराने के लिए उससे जो है यानी किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, और इसी तरह वो नेक्स्ट टाइम जो है वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराते। 8 नंबर पे इस नावल के अंदर क्लास एंड सोशल मोबिलिटी है। क्लास से मुराद क्लास बेस्ड सोसाइटी है, और सोशल मोबिलिटी से मुराद ये है यानी सोशल स्टैंडिंग उसकी क्या है, मतलब है यानी अपर क्लास है तो लोअर यानी लोअर क्लास वाला बंदा चाहता है कि मैं अपर क्लास में चला जाऊं, इस तरह मिडिल क्लास वाला चाहता है कि मैं अपर क्लास में बन। तो ये सोशल मोबिलिटी यानी एडवांसमेंट ऑफ कैरेक्टर भी इस नावल के अंदर शामिल किया गया। एंड प्राइड एंड प्रेजुडिस वेल्स इनटू द थीम ऑफ सोशल क्लास, बहुत ही बड़ा थीम यानी इसका सोशल क्लास भी है। एंड द लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर अपवर्ड मोबिलिटी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, और ये जो अपवर्ड मोबिलिटी के लिए यानी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। दिस टाइटल एम्फेसाइज द स्ट्रगल एंड एस्पायरेशन ऑफ कैरेक्टर टू ट्रांसेंड देयर सोशल स्टैंडिंग एज वेल एज द इनहेरेंट प्रेजुडिसेस जजमेंट एसोसिएशन विद द क्लास डिस्टिंक्शन। यानी इस नावल में हमें जो है क्लास बेस की वजह से बहुत सारे कैरेक्टर आप लोग को ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि वो अपनी सोशल यानी स्टेटस को जो है ट्रांसेंड करें, या उसको जो है यानी इससे बालाए ताक रखते हुए यानी इसको आगे बढ़े, लेकिन ये जो है उनकी इनहेरेंट यानी विरासती तौर पे उनको ये तासुब मिला होता है, और जो इस क्लास बेस्ड या क्लास डिस्टिंक्शन पे ये सोसाइटी यहाँ पे कायम है। इसी तरह इस नावल के अंदर द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे लॉ और मैरिज का बहुत बड़ा चर्चा है इस एज में, तो इसी वजह से फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो जिस तरह प्रोवर्ब हुआ है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी यानी अहम रोल प्ले करता है। जिस तरह प्रोवर्ब मैंने सुना दी, यानी फर्स्ट इंप्रेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नावल शेपिंग कैरेक्टर ओपिनियन एंड इंटरेक्शन। यानी पहले उसके ओपिनियन और करेक्ट यानी इंटरेक्शन उसके सामने यानी मिलाप जो होती है वो उसके बारे में उस फर्स्ट इंप्रेशन से वो करते हैं। दिस टाइटल हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैस्टी जजमेंट, और इससे यानी जल्दी में लिए गए जो है फैसले भी लिए जाते हैं। द नीड फॉर द डीपर अंडरस्टैंडिंग, और इसकी ज़रूरत होती है ताकि वो मजीद भी गहराई में इस चीज़ को समझ सके। एंड द पोटेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन इनिशियल इंप्रेशन आर चैलेंज। यानी इस फर्स्ट इंप्रेशन से मुराद ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन तो है, लेकिन इससे फिर फैसले जो है वो जल्दी में हो जाते हैं, और जल्दी में किया गया फैसला हमेशा निदामत लाता है। तो इसी वजह से यही जो यानी निदामत ही हो जाती है, तो इससे जो है आपको मजीद भी डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी में किए गए फैसले जो है हमेशा ज़ाहिर हो जाते हैं। और इसी वजह से ये जो वो कहते हैं कि ये डीपर अंडरस्टैंडिंग उसकी फिर हो जाती है, और इससे फिर उसकी पर्सनल ग्रोथ हो जाती है कैरेक्टर की, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और उसके जो इनिशियल इंप्रेशन होते हैं, पहली इंप्रेशन जो वो पहले ले चुका होता है वो चैलेंज हो जाते हैं। मतलब ये है कि वो गलत साबित होते हुए वो आगे जो है इस गलती को दोबारा फिर नहीं दोहराने की कोशिश नहीं करते।
तो ये तो 9th नंबर वाला था। 10th नंबर वाला जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, फैमिली डायनामिक्स एंड रिलेशनशिप। कैसे फैमिली जो थी यानी मुतहर्रिक रहती थी और उनके रिलेशनशिप ताल्लुकात क्यों जोड़ती थी ताकि उनके बच्चों की शादी हो जाए। डिविनेट फैमिली सर्व एज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ वेरियस फैमिलियल रिलेशनशिप एंड डायनामिक्स। कई फैमिली के साथ फैमिलियल रिलेशन रखती थी, डायनामिक्स थी, मुतारिक थी। दिस टाइटल फोकसेस ऑन द एक्सप्लोरेशन ऑफ पेरेंट चिल्ड्रन चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी बच्चों और वालिदैन के कैसे ताल्लुकात हैं, सिबलिंग डायनामिक्स और उसके जो है यानी कैसे उसके रिश्तेदार या उसके जो है यानी अपने फैमिली वाले लोग कितने मुतहर्रिक थे, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड इंडिविजुअल, और इन मर्दों पे जो या इंडिविजुअल अशखास पे भी यानी हर फैमिली का अपना एक असर भी होता था, चॉइसेस उनका इंतखाब भी होता है, एंड पर्सनल डेवलपमेंट और उनकी ज़ाती जो है यानी डेवलपमेंट भी होती थी। तो फैमिली डायनामिक्स भी यानी फैमिली मुतारिक यानी मतलब है एक्टिव फैमिलीज भी थी और एक्टिव रिलेशनशिप रखती थी, जिससे जो है वो बहुत कम अरसे में और बहुत अच्छे जो है रिश्ते जो है पा लेती थी। 11th नंबर पे दी परसूट ऑफ हैप्पीनेस। इस नावल के अंदर परसूट ऑफ हैप्पीनेस को भी फॉलो किया गया है, यानी अल्टीमेटली आखिरकार प्राइड एंड प्रेजुडिस रिवॉल्व्स अराउंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस बोथ इंडिविजुअली एंड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, यानी समाज के उस समाजी तौक़ात के बरक्स या यानी इनफरादी अंदाज से यानी हर शख्स को और यानी समाज के हर तौक़ों के लिए ये जो है यानी वो हैप्पीनेस की परसूट करती है। हर इस नावल के अंदर दिखाया गया कि वो हैप्पीनेस का पीछा करते हैं। दिस टाइटल एम्फसाइज द कैरेक्टर क्वेस्ट फॉर पर्सनल फुलफिलमेंट, और इसमें हर कैरेक्टर जाता है कि वो ज़ाती यानी खुशी हासिल कर सके और मुकम्मल पना हासिल करते हैं। द डिफरेंट पाथ दे टेक टू फाइंड द हैप्पीनेस, और इसी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की ये पाथ लेते हैं ताकि वो हैप्पीनेस को पा सके। चैलेंजिंग द कन्वेंशन नोशन ऑफ सक्सेस, और वो तंबी करे उस समाज के यानी जो सक्सेस के लिए या जो है मतलब है कामयाबी के उस रिवायती यानी ख्यालात को चैलेंज कर सके, एंड कंटेनमेंट या उनके जो है यानी एक एक नोशन को वो चैलेंज कर सके। और इसी तरह परसूट ऑफ हैप्पीनेस भी एक मेन जो है रोल है इसी नावल के अंदर जो हमने उसको ड्रा किया है। इसी तरह यानी 12th नंबर पे कंक्लूजन है, यानी दिस टाइटल्स, ये जितने भी टाइटल्स मैंने बनाए ऑफर comprehensive analysis of Pride and Prejudice encompassing its central theme, यानी बड़े बड़े थीम, एक सेंट्रल थीम जिसके अंदर शामिल है। लिटरेरी टेक्निक्स भी मैंने बयान की है, सोशल कमेंट्री यानी समाजी जो है कमेंट्री या तबसरा भी है, एंड करेक्टर डेवलपमेंट और करेक्टर डेवलपमेंट भी है। यानी ये नावल बेसिकली आप लोगों को जो है लॉ और मैरिज के अलावा बहुत कुछ समझाने के लिए और फीमेल रोल को जो है उजागर करने में काफ़ी रोल प्ले करता है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, ये हमारे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है और हमारा जो है फेसबुक पेज का टाइटल भी है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब यानी फेसबुक पेज को जो है लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।